बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया जा सकता। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखना क्या है? हमने यहां पे सीखना है कि फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और डैम्प्ड ऑसिलेशंस में फर्क क्या होता है। तो बच्चों, पहले मैं इनके दरमियान में एक बुनियादी सा फर्क बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ना हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस, इसके नाम से जाहिर है आजाद किस्म की ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें जो एक ऑसिलेटर है ना, यानी जिसने ऑसिलेट करना है, जिसने वाइब्रेट करना है, फॉर एग्जांपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं आइडियल पेंडुलम को। ठीक है, अब आइडियल पेंडुलम को एक बार मीन पोजीशन से ना थोड़ा डिस्प्लेस कर दो और फिर छोड़ दो। ठीक है, वो ऑसिलेट करता रहेगा। अब आपने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी एक्सटर्नली। ठीक है, वो ऑसिलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ये होती हैं फ्री ऑसिलेशन, इसमें बाहर से कोई मुदाखलत नहीं करनी आपको। ठीक है, एक बार उसको मेन पोजीशन से छेड़ दिया, छोड़ दिया। ठीक है, फिर वो ऑसिलेट करता रहेगा, फ्री ऑसिलेशन। नंबर 2 पे आती है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब नाम से जाहिर है, इसमें आपने धक्का शक्का लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही है, साथ में आप फिर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जैसे बच्चे को झूले देते हैं ना, ऐसे पीछे आया फिर पुश कर दिया, आगे गया फिर पीछे आया फिर पुश कर दिया। अब वो झूला ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन साथ साथ आप भी फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, है ना। तो झूला ऑलरेडी ऑसिलेट कर रहा है और साथ साथ आप भी फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो, ऐसा ही है। अब ये वाली जो ऑसिलेशन है ना, ये फ्री नहीं है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब आपने ऑसिलेशन को सीधा सीधा दफन कर देना है, खत्म कर देना है। कैसे करेंगे? अब अगर एक ऑसिलेटर ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है किसी रेजिस्टिव मीडियम में, फॉर एग्जांपल हम रियल पेंडुलम की बात कर लेते हैं, और एक हमने बॉल ले ली, साथ में धागा बांध दिया, उसको हमने अटैच कर दिया धागे को छत के साथ, साथ में बॉल अटैच कर दिया, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जा रहा है। ठीक है, करता जा रहा है। अब वो पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस भी है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही है। जब वो बॉल इधर को जाना चाहती है तो सामने से एयर रेजिस्टेंस उसको रोकती है ना। तो यहां पे क्या कर रही है, वो उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड को ग्रेजुअली कम करती जाएगी। मतलब कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था ना, ऐसा 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 ऐसे 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 ऐसे, आपकी ऑसिलेशंस दफन हो गई। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये मैंने आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बताया। अब हम वन बाय वन इसकी डिटेल में जाते हैं और नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आते हैं जी, दैट इज फ्री ऑसिलेशंस। ठीक है मेरे बच्चों, फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? मैंने आपको जैसे इनिशियली बताया कि ऐसी ऑसिलेशंस हैं जिसमें एक बार आपने बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा देना है। ऑसिलेटर है ना, उसको आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दिया, उसके बाद फिर छोड़ दो, फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी लाइक एन आइडियल पेंडुलम। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आइडियल पेंडुलम की, रियल पेंडुलम की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, आइडियल पेंडुलम ले लिया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब वो ऑसिलेट करता चला जा रहा है करता चला जा रहा है करता चला जा रहा है। ठीक है, और हमने कोई किसी किस्म की अब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी, तो ये फ्री ऑसिलेशन है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि पेंडुलम जो है वो आइडियल है, अब यहां पे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। ठीक है, उसकी जो आपके पास लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की, वो भी आपके पास चेंज नहीं होगी। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम यूज करते हैं आइडियल केस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसा फैक्टर मौजूद नहीं है जो इस पेंडुलम की एनर्जी को कम कर दे, कोई नहीं है। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई कमी नहीं आएगी, मतलब कि एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से फासला मैक्सिमम। अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो ऐसा ही करता रहेगा, ऐसा ही करता रहेगा, ऐसा ही करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा
कि ऐसा ऐसा एम्पलीट्यूड कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ऐसा नहीं होना। ठीक है बेटा। और ये जो मूव करता रहता है, इसके मूव करने के पीछे जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यानी जैसे पेंडुलम इधर गया तो उसके वेट का एक फैक्टर था mg sin थीटा, जो वापस लेके आता था, जो एक्ट करता था एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। फिर जब वो इधर चला जाता है, फिर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऑसिलेट कराती रहती है ऐसे ऐसे। लेकिन बाहर से किसी किस्म की कोई मुदाखलत उसके अंदर नहीं होती। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे जी? नोट्स बनाइए, हेडिंग लगाइए फ्री ऑसिलेशंस की और लिखिए अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस। एक बॉडी फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी व्हेन इट ऑसिलेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बाहर की कोई फोर्स नहीं आएगी, उसके अपने अंदर मौजूद रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। अब क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल लेनी जाए, एग्जांपल मेरे बच्चों आ जाएगी आपके पास आइडियल पेंडुलम की। ठीक है, आइडियल पेंडुलम की एग्जांपल आपके पास फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, अच्छा। अब जब आप एक बार बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ देते हो, फिर वो ऑसिलेट करता है, खुद ब खुद वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की डैम्पिंग नहीं है। ठीक है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं जो उसकी मोशन को अपोज करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक बार जब आप एक बॉडी को डिस्टर्ब करते हो ना, मीन पोजीशन से फिर छोड़ देते हो, तो ऑसिलेट करता रहता है। फिर वो ऐसे ऐसे, वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है ना बच्चों, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं उस ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बड़ी एक फेमस टर्म है जो कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, यार ये क्या होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपने एक ऑसिलेटर को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया ना, वो खुद जो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करते हुए उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या आप सबको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में वो कितनी ऑसिलेशंस को परफॉर्म करता है, या एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, ये उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, वो खुद वाइब्रेट कर रहा है, काउंट कर लो पर सेकंड कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं, जितनी पर सेकंड वाइब्रेशंस आ रही होंगी मेरे बच्चों, वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इस केस में जो फ्री ऑसिलेशंस है, उस केस के अंदर बॉडी जो है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती है। अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक वाले मैंने यहां मेंशन भी किया है। एवरी ऑसिलेटर हैज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विद व्हिच इट वाइब्रेट्स फ्रीली आफ्टर इनिशियल डिस्टर्बेंस। अब हर एक बॉडी की अपनी अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारे पेंडुलम है ना, इनकी भी एक जैसी नहीं होती, इनकी भी लेंथ पे डिपेंड करती है। आगे चल के मैं वो आपको बताऊंगा डिटेल के साथ कि किस तरह से इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो आपका जो पेंडुलम है, आइडियल पेंडुलम, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ा, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और एग्जांपल में आपने आइडियल पेंडुलम लिख देना, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रॉपर डेफिनेशन बताएं जरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी की क्या होती है। तो बच्चों जो आपको कंसेप्ट बताया ना, यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। ये देखिए जरा, a natural frequency is the frequency of oscillating object at which it tends to vibrate without any external force or damping when it is disturbed from its equilibrium position। आपने बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, फिर छोड़ दिया, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई डैम्पिंग नहीं है, कुछ नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इसकी मोशन को। ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझ गए? ओके जी, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम की। पेंडुलम के केस के अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है और किस तरह से आती है। देखो मेरे बच्चों, जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी लेंथ के ऊपर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है, अब ये क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ये टाइम पीरियड है, इसका उलट कर लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये 2 पाई था, 1/2 पाई हो गया। ये एल ओवर जी था, जी बाय एल हो गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब जरा चेक करो कि अगर इस g को, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक आप एक जगह पे अगर रुके हुए हैं और वहां पे आप ये ऑसिलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो g तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा एक जगह के ऊपर रुके हुए। तो ये कांस्टेंट सारा, तो इसकी जगह लिख दिया कांस्टेंट हमने, सिर्फ ये रह गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ l। तो फ्रीक्वेंसी का इस लेंथ के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ एक इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे लिंक्ड है विद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अगर इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएगी। ठीक है,
तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डिपेंड कर रही होती है एक पेंडुलम की उसकी लेंथ के ऊपर, और हर एक ऑसिलेटर की अपनी अपनी होती है, ये कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, हर एक ऑसिलेटर की अपनी अपनी होती है। इवन अगर एक ही टाइप ऑफ ऑसिलेटर है पेंडुलम, उसमें भी उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जैसी उसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में ये टेस्ट किया जा सकता है, बल्कि जो इसके बाद आने वाला टॉपिक है रेजोनेंस का, वहां पर भी इसका कांसेप्ट इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, ओके। फिर आ जाइए मेरे बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कि भाई एक बॉडी जो कि फ्री ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रही है उसके अंदर क्या खसूसियात होंगी। खसूसियात ये होंगी कि वो बॉडी अपना एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगी, वो बॉडी अपना टाइम पीरियड को चेंज नहीं करेगी, एक जितने टाइम के अंदर अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, उसकी एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा उसका एम्पलीट्यूड वैरी नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे ग्राफिकली इस चीज को शो किया है, ये देखिए अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हमारे पास ये आ गया इसका ये मीन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी एक्स आ गया। ठीक है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ना कि बॉडी मीन पोजीशन से कितना दूर जाती है, और ये हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम आ गया। तो अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट के इसके एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ये बॉडी यहां से ऐसी ऐसी ऑसिलेट कर रही है, स्टिल ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है, ये देखिए ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम फाइनली रुकी, ऐसा नहीं हो रहा। इसको कहते हैं हम फ्री ऑसिलेशंस। ठीक है, तो नोट किया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, यहां पे चेक कर सकते हैं, यहां पे चेक कर सकते हैं, यहां पे चेक कर सकते हैं, हर लम्हे चेक कर लो, उसके जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, और जो उसका जो टाइम पीरियड है यानी जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उतने टाइम में दूसरा साइकिल, उतने टाइम में तीसरा साइकिल, उतने ही टाइम के अंदर चौथा साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे बच्चों ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। अब आ जाओ बच्चों जरा फोर्स्ड ऑसिलेशंस पर, बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। फ्री ऑसिलेशंस में ये हुआ था कि हमारे पास एक ऑसिलेटर था, फॉर एग्जांपल आइडियल सिंपल पेंडुलम, हमने उसे मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कोई किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, कोई डैम्पिंग नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चों ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस है ना, इसके अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और बार बार अप्लाई करते हैं। हमारी जो फोर्स होती है वो पीरियोडिक फोर्स होती है, कहने का मतलब ये है कि एक खास पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा फोर्स को अप्लाई किया जाता है। एक बार पुश किया, ठीक है, फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर दोबारा पुश किया, फिर उतना टाइम गुजरा, फिर पुश किया, फिर उतना टाइम गुजरा, फिर पुश किया, इसे बोलते हैं पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, और फ्री ऑसिलेशंस के अंदर बॉडी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही थी, लेकिन ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती है ना, इसमें जो फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी ऑसिलेट करती है। अब ये फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे बच्चों, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी भी चीज की तादाद एक सेकेंड में। ठीक है, अगर हम एक सेकेंड में 5 मरतबा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 यूनिट आ जाएगी या 5 हर्ट्ज कह लीजिए। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, ना कि अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑसिलेशंस आएंगी ना बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस है। और उन्हें डिफाइन कैसे करेंगे जरा देखिए, मैंने यहां पर डेफिनेशन मेंशन की है। इफ एक्सटर्नल फोर्स मेक्स द ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट, अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के अंदर ऑसिलेशंस लेके आ रही है एट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स rather than its natural frequency, then such oscillations are called forced oscillation। अगर आप एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बजाय जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो मेरे बच्चों ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है बेटे, अच्छा अब इसकी एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो यही पेंडुलम ले लीजिए। अब की बार आपने इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ नहीं देना, बल्कि मुसलसल उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ऑसिलेशंस आएंगी ना मेरे बच्चों, वो आपकी कहलाएंगी फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि अब ये फ्री नहीं है, अब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स पीरियोडिकली अप्लाई हो रही है। समझ गए बेटा?
ओके, अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है? मेरे बच्चों, जब आप ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। आगे चल के जब रेजोनेंस का टॉपिक आएगा ना, वहां पर ये चीज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, यहां पे थोड़ा बहुत मैं इधर गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड इफेक्ट होता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ फिर जब आप एक्सटर्नल फोर्स एक खास फ्रीक्वेंसी की अप्लाई करते हैं तो फिर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो बॉडी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, व्हेन वी अप्लाई अ पीरियोडिक फोर्स ऑन ऑसिलेटर, ये रहा ऑसिलेटर, ये रही पीरियोडिक फोर्स जो कि खास वक्फे के बाद आप बार बार अप्लाई करोगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चेंज एंड इट स्टार्ट ऑसिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एम्पलीट्यूड लाजमी चेंज होगा, ठीक है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बताऊंगा कैसे, सही है। और जो बॉडी है ना वो एक जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर देती है, और अब की बार वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रही, वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट नेसेसरली सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट मैंने मेंशन भी कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि बॉडी जो ऑसिलेशंस करेगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेशंस करेगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी जो ड्राइवन फोर्स है जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करा रही है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इसने ऑसिलेट करना है। अब एग्जांपल की बात की जाए तो सबसे आसान एग्जांपल इसकी बेटा, अक्सर आपने देखा होगा पार्क में जाते हुए वो जो झूला होता है उसके ऊपर एक बच्चे को बिठा दे, थोड़ा सा पीछे लाके ऐसे अब छोड़े, अब उसने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी, जैसे वो पीछे आए साथ इसको पुश कर दे, वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पुश कर दे, तो आप एक खास वक्फे के बाद बार बार उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, और आप देखेंगे पहले वो ऐसे तेज था, फिर वो और तेज होगा, फिर वो और दूर जाएगा, फिर वो और दूर जाएगा, ऐसे बहुत दूर दूर जाएगा, ऐसे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। तो जो आपने फोर्स अप्लाई की है ना पीरियोडिकली मेरे बच्चे, उसने इस स्विंग का जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज कर दिया, समझ गए हो? एम्पलीट्यूड पहले वो यहां से यहां तक आ रहा था ना ऐसे ऐसे, अब वो दूर दूर जा रहा है, ठीक है। और जो आपकी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये स्विंग जो है वो वाइब्रेट भी करेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एग्जांपल में आप बताएंगे अ चाइल्ड पुशिंग अ स्विंग पीरियोडिकली, झूले को पीरियोडिकली जो एक बच्चा ऐसे पुश कर रहा है वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और टर्म इस्तेमाल होती है ड्राइवन फ्रीक्वेंसी की। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये कहीं पे टेस्ट की जा सकती है बेटा। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी आपकी बस वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ आपने बॉडी को ऑसिलेट कराना है, यानी उसके अंदर जो फोर्स्ड ऑसिलेशन सेट कर रहे हो ना, ठीक है, फोर्स ऑसिलेशन को सेट करने के लिए आप जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो ऑसिलेशंस को ड्राइव करेगी उसी के नाम से ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स टू अ सिस्टम टू मेक इट ऑसिलेट। बॉडी को ऑसिलेशंस में लेके आने के लिए जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पर दो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, जरा सुन लीजिए इनको भी, ठीक है। इफ ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज मोर देन और लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा चली जाए या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम रहे, तो दोनों सूरतों के अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा ना बेटा वो कम रहेगा, एम्पलीट्यूड कोई बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं बन पाए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक ग्राफ भी आप आगे चल के देखेंगे जो कि एम्पलीट्यूड और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के दरमियान में, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बताऊंगा आगे जाके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। चलिए, जब ए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब करीब आ रही होती है ना, ठीक है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये दरअसल एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही होती है जिसके साथ उसने ऑसिलेट करना होता है, ठीक है। अब आपकी ये ड्राइवन फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती बढ़ती जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके करीब जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू कर देता है, और जब ये अपने बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाती है जितनी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी की उसके करीब करीब आ जाती है, तो उस सूरत में जो बॉडी का जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इससे ज्यादा आप ड्राइवन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो दोबारा एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो एम्पलीट्यूड, ठीक है, और जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी एक खास फ्रीक्वेंसी से कम है या एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो दोनों सूरतों के अंदर एम्पलीट्यूड आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ये देखें
अगर मैं इस रेंज की बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप देखें एम्पलीट्यूड की कोई खास वैल्यू नहीं है, कम नहीं है। और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो एम्पलीट्यूड की कुछ खास वैल्यू नहीं है, वो भी कम ही रहेगा। लेकिन जो ये इसके करीब करीब है, देखिए काफी ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड चला गया है ना। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है, इफ ड्राइवन फ्रीक्वेंसी इज मोर देन और लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, amplitude of vibration will be smaller, ठीक है। and if driven frequency is equal to the natural frequency of the vibration, then the amplitude of vibration will be greater, ठीक है। अब देख लें, जब आपके पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम हो जाती हैं, ठीक है, तो उस पोजीशन के ऊपर आके फिर जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा आपके पास वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। बात को समझ गए, एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू कर देता है, बढ़ते 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 बढ़ते। कैसे? इसकी एग्जांपल फिर वो इसी झूले वाली मिसाल में मैं देता हूँ। देखो, एक करने के लिए सोचो, पहले जाके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। झूला ऐसे गया, वापस आया, जब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है ना, तो फिर आप उसको पुश करो ऐसे, उससे पहले नहीं पुश करना, तो वो और आगे जाएगा। फिर वो वापस आने दो, जैसे वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा फिर इसको पुश कर लो, फिर वो आगे जाएगा। इस तरह से आपकी फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी और उसकी ओसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती हैं। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो एनर्जी अच्छे से अब्जॉर्ब होती है और एम्पलीट्यूड ये बढ़ता जा रहा है, बहुत दूर दूर जाएगा झूला आपका। ऐसा ही होता है ना, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने उसको पूरा पीछे तक आने ना दिया, उससे पहले ही फोर्स अप्लाई कर दी, यानी अब आपकी फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी और उसकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बजाय बढ़ने के उल्टा कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बेटा ये दो पॉइंट जो है वो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये ग्राफ भी अगर आप बनाना चाहते हैं बनाइए, नहीं बनाना चाहते तो वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम रेजोनेंस के अंदर जाके मजीद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। ये बहुत छोटा सा और आसान सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज मौजूद नहीं है। तो क्या होती है जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस? ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम अंडर अ रेजिस्टिव मीडियम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आपके पास कोई भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, आप उसको किसी रेजिस्टिव मीडियम में ले जाइए तो आप देखेंगे कि उसकी जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं जी सिंपल पेंडुलम की, और सिंपल पेंडुलम को हम ले जाते हैं एयर में। अब जो बच्चों एयर है ना यहाँ पर, वो है रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। और पेंडुलम जो है वो हमारे पास एक ऑसिलेटिंग बॉडी है। हम क्या करेंगे, मेन पोजीशन से उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे कि वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन साथ साथ आपने ऑब्जर्व करना है कि पहले वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, फिर ऐसा ऐसा एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और फाइनली आके वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो ऑसिलेशंस थी उनका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। ये एक सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस थी जो कि एक रेजिस्टिव मीडियम के अंडर थी, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। और हुआ क्या है इसके अंदर जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड था वो आहिस्ता 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 कम होता गया, कम होता, ठीक है बेटा। तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, देखिए नोट्स बनाइए। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस डिक्रीज अंडर डैम्पिंग फोर्स की वजह से अगर एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, ठीक है, देन सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है बेटा। और जो आपको मैंने एग्जांपल बताई है वहां पर जो आपकी डैम्पिंग फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस है, हवा रोकती है, ठीक है। तो देखें, अगर एक फ्री ऑसिलेशन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो फ्री ऑसिलेशन में किसी किस्म की कोई डैम्पिंग नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होती। तो एक बार आपने उसको ऑसिलेट करा दिया तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता रहता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये देखो, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता, एक जैसा एम्पलीट्यूड रहता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, अब यहाँ पे रेजिस्टिव मीडियम पाया जाता है, ठीक है। अगर पेंडुलम है, पेंडुलम ने ऐसे ऐसे मूव करना है तो एयर के अंदर मूव कर रहा है, एयर यहाँ पे रेजिस्टिव मीडियम है। जब बॉल, उसका पेंडुलम का बॉल जो है वो इस तरफ को ऐसे मूव करना चाहेगा तो सामने से एयर रेजिस्टेंस है, वो उसको मूव करने नहीं दे रही होती, ठीक है। तो वो सामने से क्योंकि उसको रोक रही है, तो एक बार तो वो आगे तक चला गया, जब दोबारा जाएगा तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए वो उतना आगे तक पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा पहले ही वापस आ जाएगा। अगली बार जब जाएगा तो फिर और थोड़ा पहले वापस आ जाएगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पहले इतना दूर जाता था, फिर इतना दूर गया, फिर इतना दूर गया, फिर इतना दूर गया मेन पोजीशन से, और आहिस्ता आहिस्ता वापस मेन पोजीशन के ऊपर आ गया। समझ गए? और वजह क्या है, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स, और कौन सी डैम्पिंग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है यहाँ के ऊपर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने इसे डिफाइन कर देना है।
उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि विदाउट डैम्पिंग ये कंडीशन होती है वाइब्रेशंस की या ऑसिलेशंस की, और जब डैम्पिंग का फैक्टर आ जाता है बेटा इस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। देखो पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया, फिर इतना हो गया। एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो मैक्सिमम फासला है ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और कम और कम और कम और कम होता जा रहा है, सही है। और फाइनली बॉडी जो है वो बिल्कुल आके रेस्ट पे आ गई है। ये आपने डायग्राम बना देनी है। उसके बाद मेरे बच्चों एग्जांपल जो मैंने आपको दी है वही लिखी है। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग सेट इनटू ऑसिलेशंस, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑसिलेटिंग ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आपने पेंडुलम को चला दिया, थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और फाइनली वो आके बिल्कुल रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जिस फोर्स ने उसको रोका उसका भी नाम यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, डैम्पिंग फोर्स। और वो कौन सी फोर्स है? वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद रीजन आपसे पूछी जा सकती है कि डैम्पिंग किस तरह से एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रही होती है, आखिर उसके पीछे क्या रीजन है कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो इसको डिक्रीज कर देती है। देखो मेरे बच्चों, जब एक पेंडुलम की बाल यूं मूव करती हुई जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, तो सामने से एयर है वो उसको रोक रही है। अब सामने से रोकने वाली एयर है, इधर बाल ने लेकर जाने इधर को, तो फिर इसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है ना वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाती है। जब यहां पे उसके अंदर मौजूद जो ओसिलेटर के अंदर मौजूद एनर्जी है वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगी, तो एनर्जी तो खर्च होती चली जा रही है उसके अंदर से, तो फिर क्या होगा? एनर्जी की उसके अंदर कमी आती चली जाएगी। इस तरह फिर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा और उसका जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। तो ये बात आपने लिखनी कैसे? हेडिंग लगाएंगे, रीजन की ओर बताएंगे। एज ऑसिलेटर वाइब्रेट इट परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है उसको। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, मैंने यहां पे बताऊंगा आगे चल के, which results in gradually decrease of oscillating energy। तो जो ऑसिलेटर की एनर्जी है वो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होती जा रही, इस्तेमाल होती जा रही, तो जाहिर सी बात एनर्जी जब कम हो जाएगी उसके पास तो फिर वो उस तरह से ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आपने ये बताना है मेरे बच्चों के डैम्पिंग फोर्सेस हैं कौन कौन सी। तीन मैंने यहाँ पे मेंशन किए, एक तो एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, दूसरा जो बॉडी जो मूव कर रही है ऑसिलेटर उसके पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास स्प्रिंग सिस्टम है तो उसकी कुछ हीट जो हीट के अंदर कन्वर्जन हो जाती है एनर्जी की, तो वहां पर वो भी एक किस्म की डैम्पिंग का बायस ही बनती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें देख लीजिए। डैम्पिंग फोर्स इंक्लूड्स एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, और उसके अलावा एक मैंने आखिरी पॉइंट लिखा जो मैंने आपको बताया कि जो स्पेशली जो स्प्रिंग सिस्टम है वहां पर कुछ एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में डेसिपेट हो जाती है, तो वो भी जाहिर सी बात अब अवेलेबल नहीं है उसके लिए कि वो ऑसिलेट कर सके, वो हीट की सूरत में डेसिपेट होकर एनवायरमेंट में जा चुकी है, तो यहां पर फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब डैम्पिंग को तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम इसकी थ्री डिफरेंट टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं बेटा। तीन टाइप्स हैं इसकी, एक को हम बोलते हैं लाइट डैम्पिंग या दूसरा नाम इसको अंडर डैम्पिंग है। मैंने दोनों लिखे हैं क्योंकि कहीं पे आपको पेपर में कहीं लाइट की बजाय अंडर डैम्पिंग का ना दे दिया जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना। लाइट डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग एक ही चीज है। दूसरी चीज है हैवी डैम्पिंग या उसको ओवर डैम्पिंग भी कहते हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा आपके पास क्रिटिकल डैम्पिंग है, ठीक है। ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं जी डैम्पिंग की, सही है। और इनके अंदर जो फर्क है ना वो बेसिकली ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ना उसकी बेस के ऊपर ये इन तीनों के अंदर फर्क आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइट डैम्पिंग की। अब इसके नाम से जाहिर है ये इस तरह की डैम्पिंग है कि हमारा जो रेजिस्टिव मीडियम है ना जिसकी हम बात करें, जिसने फोर्स अप्लाई करनी है और रोकना है ऑसिलेशंस को, उसका एम्पलीट्यूड कम करना है, ठीक है, वो रेजिस्टिव मीडियम अगर ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो फिर जो आपकी बस डैम्पिंग होगी वो भी इतना स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग नहीं होगी। आहिस्ता 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 अगर एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 आहिस्ता स्लो होती रहेगी, स्लो होते स्लो होते स्लो होते स्लो होते फाइनली आके बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी लाइक ए पेंडुलम, ठीक है। तो उस केस को हम बोलेंगे ये लाइट डैम्पिंग है। डैम्पिंग इज लाइट व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज ग्रेजुअली विद द टाइम। ये देखो यहाँ पे पहले एम्पलीट्यूड इतना था, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक इतना टाइम है हमारे पास, ठीक है, इतना हुआ, फिर थोड़ा सा और कम हो गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है इसके अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर, समझ गए। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट से थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो डिक्रीज आ रहा है और बॉडी ऑसिलेट भी कर रही है, बॉडी ऑसिलेशंस भी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों, ये है हमारे पास लाइट डैम्पिंग। और लाइट डैम्पिंग उस वक्त होती है कि जब रेजिस्टिव फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना हो, ठीक है। और दो तरह की फोर्सेस होती हैं इन्वॉल्व, एक जो इसको वाइब्रेट कराने वाली फोर्स है और एक जो इसको रोकने वाली फोर्स है जिसको रेजिस्टिव फोर्स हम कहते हैं। तो मेरे बच्चों इस केस के अंदर जो डैम्पिंग फोर्स होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी कमजोर होती है एज कंपेयर टू द ऑसिलेटिंग फोर्स। तो मैंने मेंशन किया ये पॉइंट, डैम्पिंग फोर्स इज लेस देन द ऑसिलेटिंग फोर्स।
तब आपके पास जो है यहाँ पर होगी जी लाइट डैम्पिंग, या जिसको हम अंडर डैम्पिंग कहते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर ऑसिलेशंस परफॉर्म होती हैं। ये आ गया लाइट डैम्पिंग। इसकी एग्जांपल में आपने झूले की मिसाल दे देनी है, ठीक है, ये पेंडुलम की मिसाल दे देनी, दोनों में से कोई एक आप दे दीजिए। आपने एक बार पीछे लाके उसको छोड़ दिया तो थोड़ी देर तक वैसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, फौरन से रुकेगा नहीं, ऐसा 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 थोड़ा टाइम लेगा, एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा कम होता रहेगा और ऑसिलेशन भी होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर 2 पे आता है हैवी डैम्पिंग। अब हैवी डैम्पिंग इसके नाम से जाहिर है कि भाई यहाँ पर जो भी आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका सामना होगा, ठीक है। तो हैवी डैम्पिंग आपके पास इस तरह की डैम्पिंग होती है कि जिसमें जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऑसिलेटिंग फोर्स से ज्यादा तगड़ी होती है, वो उसको ऑसिलेट करने देती ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, इन हैवी डैम्पिंग ऑसिलेटर merely मूव बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ग्रेजुअली विदाउट कंप्लीटिंग अ सिंगल ऑसिलेशन। यानी एक बार आपने इसको मीन पोजीशन से आगे तक डिस्प्लेस कराया ऑसिलेटर को, उसके बाद छोड़ दिया, ये रेजिस्टिव फोर्स इतनी तगड़ी होती है कि उस बेचारे को एक वाइब्रेशन भी मुकम्मल नहीं करने देती, बल्कि बड़े आराम से उसको मीन पोजीशन से लाके छोड़ती है। इसमें क्या होता था ऊपर वाले में कि यहां से यहां तक छोड़ा, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा, एम्पलीट्यूड कम और कम और कम और कम और जीरो, यानी कुछ ना कुछ तो उसने ऑसिलेशंस की ना। इसके बारे में पता क्या हो रहा हो हैवी डैम्पिंग में, यहां से यहां तक छोड़ा तो बस इससे आ रहा है आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, टाइम ले रहा है, 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 और ये आके बस बेचारा एक ऑसिलेशन भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं हैवी डैम्पिंग, ठीक है। ओके, तो हैवी डैम्पिंग में क्या होता है, जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो ग्रेटर देन द ऑसिलेटिंग फोर्स होती है। एक फोर्स ने इसको ऑसिलेट कराना है, दूसरी ने इसको डैम्प कराना है। डैम्पिंग फोर्स ऑसिलेटिंग से ज्यादा तगड़ी होती है, दैट्स व्हाई इसको ऑसिलेट कराने देती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है आपके पास डोर डैम्पर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि दरवाजे को ऐसे जोर से मारे तो इससे जाता है, फिर वाइब्रेट करता है इस तरह से। तो डोर डैम्पर्स जो होते हैं, आपने दरवाजा ऐसे बंद किया, उसको वाइब्रेट होने देते ही नहीं है, उसकी वाइब्रेशन एक सिंगल वाइब्रेशन भी कंप्लीट करने नहीं देते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास डोर डैम्पर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। अब बेटे क्रिटिकल डैम्पिंग जो है ना, उसको देखें अगर आप, तो क्रिटिकल डैम्पिंग आपके पास ऐसी डैम्पिंग होती है जिसके अंदर आपकी जो जो रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, यानी जिसने उसको ऑसिलेशंस को रोकना है, और जो आपकी ऑसिलेटिंग फोर्स है जिसने बॉडी को ऑसिलेट कराना है, वो दोनों तकरीबन बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है वो बॉडी जो है वो वाइब्रेशंस तो नहीं कर सकती इधर भी बॉडी कंप्लीट, लेकिन जैसे इसके अंदर एक हुआ था ना काम के, यहां तक गया था, फिर उसके बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए इसको काफी ज्यादा टाइम लग गया था। यहां पर भी बॉडी ऑसिलेशंस नहीं परफॉर्म करती बहुत ज्यादा, ठीक है, या अगर हुई भी तो वो माइनर सी आप कह सकते हैं, एक आधी ऑसिलेशन, प्रॉपर वो भी नहीं होती, ठीक है। तो कहने कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ऑसिलेशन करती नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ी बहुत ऑसिलेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो ग्राफ है मतलब थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चला जाता है, कुछ कहते हैं नहीं जी होती नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने लिखे हुए हैं। ओके, तो मैं ये कहूंगा बेटा, ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है ऐसी डैम्पिंग होती है कि इसमें भी बॉडी बड़ी मुश्किल से शायद ही कोई एक आधी वाइब्रेशन भी परफॉर्म कर सके, बल्कि नहीं कर सकती, ठीक है। और जैसे मीन पोजीशन से आप इसको लेके आते हो अपनी जो सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से लेके आते हो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, बड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है। इसकी तरह देर नहीं करती कि यहाँ पे छोड़ा था तो आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आ रही, ऐसा नहीं होता, वापस जल्दी आ जाती है, लेकिन ऑसिलेशंस नहीं परफॉर्म कर सकती, समझ गए हो। तो इस क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर जब एक बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर लाई जाती है और छोड़ी जाती है तो बहुत जल्दी वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आती है, लेकिन वाइब्रेशंस ये भी परफॉर्म नहीं कर पाती। और इसके अंदर जो आपके पास डैम्पिंग वाला फैक्टर होता है और जो ऑसिलेटिंग वाला फैक्टर, यानी दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसको आप यूं डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑसिलेटर कम्स टू रेस्ट विदाउट एनी ऑसिलेशंस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इसके अंदर और इसके अंदर फर्क बेसिकली हैवी में और क्रिटिकल में ये है कि क्रिटिकल डैम्पिंग में वो फौरन से अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है, हैवी डैम्पिंग में फौरन से नहीं आता, थोड़ा टाइम लेगा, काफी टाइम लेने के बाद देखो ये यहां पर जाके इतने टाइम के बाद जाके रेस्ट पे आ गया, ठीक है, या मेन पोजीशन पर आ गया, और ये काफी ज्यादा टाइम लेने के बाद मेन पोजीशन के ऊपर आया। ये इन दोनों के अंदर फर्क होता है, ठीक है। और वाइब्रेशन ये भी कंप्लीट नहीं करता, वाइब्रेशन ये भी कंप्लीट नहीं करता, वाइब्रेशन कंप्लीट करता है ये लाइट वाला, सही है बच्चे। ओके, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, इसीलिए मैंने मेंशन किया इन द शॉर्ट टाइम अंडर डैम्पिंग फोर्स, देन दैट डैम्पिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। समझ गए बेटे। तो अब इसमें और इसमें फर्क करना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो फर्क इसमें यह है कि इसमें भी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं होती, इसमें भी ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, मगर इसका जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे बॉडी वापस आती है। इसमें बॉडी सडनली मीन पोजीशन के ऊपर आ जाती है, लेकिन दोबारा वो कोई भी ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो आप दे देंगे भाई, कार की सस्पेंशन हो गई, या फिर आपको जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं बाइक की, उसकी मिसाल दे सकते हैं, ठीक है।
तो कोई भी बम्प वगैरह से जब गुजरता है तो एक बम्प लगता है उसको, ठीक है, एक पुश लगता है, लेकिन बहुत जल्दी बॉडी जो है वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट ही करती रहेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी बस क्रिटिकल डैम्पिंग है, इसकी एग्जांपल आपकी बस गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह आ जाती हैं, या फिर आप बाइक वगैरह के जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।